अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल शब्बीर और आज हम बैठे हुए हैं कराची प्रेस क्लब में और एक अहम टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक क्या है? वो है आईजी सिंध की जबरदस्त छतरोल हुई है। मैं लफ्ज छतरोल यूज कर रहा हूं क्योंकि करना नहीं चाहिए, मोतबर इंसान है, बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो कुछ कोर्ट के अंदर आज उनके साथ हुआ है उस पर हम आज बात करेंगे। शफी बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। शफी बलोच, ये हुआ क्या है आज आईजी साहब के साथ? हाँ जी, आज एक दरख्वास्त थी परवीन रहमान के मुल्ज़मान की जानिब से कि उन्होंने जो है नज़रबंदी को चैलेंज किया था। तो उस दरख्वास्त की समाअत के दौरान एक तो अदालत ने कहा कि आखिर इस तरह के क्या एलिगेशन हैं, आपके पास ऐसे क्या एविडेंस है। सेक्रेटरी दाखिला से भी अदालत ने पूछा और इसके बाद आईजी सिंध को भी, लेकिन ये अदालत को कायल नहीं कर सके कि जी हमने किस वजह से इन पाँचों मुल्ज़मान को बरी होने के बावजूद हमने नज़रबंद किया। तो अदालत उनके जवाब से मुतमईन नहीं हुए। फिर चलते चलते इसमें आजम स्वाति साहब के केस का भी हवाला आया कि जी इसी केस में। जी हाँ, इसी केस में। अच्छा, तो एक मौके पर अदालत ने जब आईजी सिंध ने जब अपना मौके पेश किया तो अदालत ने जस्टिस के आगा साहब ने जो है वो इस पर कहा कि जी हम आपकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है, इस तरह के कुछ रिमार्क्स आए। तो उस पर आईजी सिंध ने अपनी बेइज्जती महसूस की कि जी ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है कि आप मेरी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं हो रहे। परफॉर्मेंस की बात करने से बेइज्जती का कहाँ से ताल्लुक? अब ये तो आईजी सिंध साहब से आप पूछिएगा, क्योंकि अदालत के बार बार ये सवाल आते हैं कि जी वो जिस तरह मैंने कहा ना कि सेक्रेटरी दाखिला भी वो खुद भी पर्सनली अपेयर हुए थे और आईजी सिंध साहब भी, लेकिन अदालत बिल्कुल उनके जवाब से मुतमईन नहीं थे। एक मौके पर आईजी सिंध ने कहा जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड मजीद आईजी सिंध इस पोस्ट पर रहने का, सीट ही नहीं लेना चाहते मैं। जी हाँ, तो बोले रिजाइन कर दें। तो उसी वक्त जस्टिस के आगा साहब ने कहा कि जी अच्छा, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन यू कैन रिजाइन। तो उस पर आईजी सिंध ने कहा जी मैं रिजाइन क्यों दूं। अच्छा, मतलब जी हाँ, एक तरफ तो उन्होंने कहा जी मेरी इस तरह मतलब आप मेरी बेइज्जती हो रही है और ऊपर से रिजाइन भी नहीं करना चाह रहे हैं। फिर जस्टिस के आगा साहब ने इस पर भी बिल्कुल सख्त नोटिस लिया कि भी एक तरफ आप रिजाइन भी नहीं होना चाह रहे हैं और आप मेरे सामने इस तरह खड़े होकर बात भी कर रहे हैं। तो फिर उनके जो वकील थे उनकी तरफ से मुदाखलत की गई कि आईजी साहब के वकील की तरफ से। जी हाँ, एडवोकेट जनरल सिंह साहब ने कहा कि जी आई अपोलोजाइज। तो उस पर जस्टिस के आगे ना कहने कि नहीं आप अपोलोजाइज मत बोले। आईजी सिंह साहब को उन्हें सामने बुलाया, वो पीछे थे वो सामने आ गए। अच्छा, पहले वो फ्रंट पे थे, बैक पे वो थे, फिर उनको फ्रंट पे किया, उनको बैक पे किया। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह। तो फिर आईजी साहब ने बात आगे बढ़ाने के बजाय आईजी साहब फिर बैक हो गए कि नहीं जी आई अपोलोजाइज टू यू। आईजी ने माफी मांगी। आईजी साहब ने माफी मांगी। फिर जस्टिस के आगा साहब ने कहा कि जी मुझसे माफी मत मांगे, बेंच से माफी मांगे, अपोलोजाइज टू बेंच, नॉट अपोलोजाइज टू मी। तो आईजी सिंह ने कहा कि अच्छा ठीक है। और बेंच में कौन कौन थे उसमें शामिल? जस्टिस के आगा साहब थे और जस्टिस अरशद खान साहब अच्छा, उस बेंच में शामिल थे। तो उन्होंने माफी मांगी। फिर उसके बाद बाद में हवाला आया कि जी मैं कोई आईजी साहब ने कहा कि जी मैं सूबे का पुलिस चीफ हूँ, मैं कोई SHO नहीं हूँ और ये मामला मेरे डोमेन में नहीं आते। अच्छा, मतलब SHO की कोई इज्जत नहीं है? कोई इज्जत नहीं, मेरी इज्जत है, मेरी सारी इज्जत है। हाँ, और ये मेरा डोमेन नहीं है कि FIR कटी, किसके खिलाफ क्या इंक्वायरी, फिला फिला, मेरा काम है सुपरविजन करना। फिर उस पर जस्टिस के आगा साहब ने कहा कि अच्छा जी अगर आपका काम ये नहीं है और आप अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन है तो ये बताएं कि शहर में जो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है उस पर आप क्या कहेंगे। गुड मतलब शहर में तो कोई शहरी महफूज नहीं रहा, इस टाइम तो लूट मार का मछी पड़ी है और एक तासुर आ रहा है कि जी मुल्जिमान ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है कि जी चूंकि उनका ताल्लुक ही यहाँ से नहीं है। कोई अगर हाई प्रोफाइल केस हो तो पता चल जाता है कि फला केस का जो मुल्जिम है उसको हमने, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग में बात हो रही है। नहीं, ये कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहा कि जज ने कहा कि जी अगर आप मुतमईन है तो ये बताया कि शहर में स्ट्रीट क्राइम्स के वाकयात कैसे हो रहे हैं, मतलब इस तरह के मामला थे। तो उस पर काफी गर्मा गर्मी हो गई, लेकिन बहरहाल फिर वकील साहब ने आके बीच बचाव के नहीं जी इसको रफा दफा किया। तो जस्टिस के आगा साहब भी कुछ खामोश हो गए, उन्होंने इनकी जो है वो माफी मंजूर कर ली। वरना तो ये था कि अगर आप अपने काम से इंटरेस्ट आपको बकुल आपके जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो आप रिजाइन दे दें। ये सही है, तो फॉर्मूला सिंपल है। मैं आपको बताऊं कि ये तो कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से शफी बलोच ने बताया, लेकिन जो कराची शहर, खुसूसन कराची शहर की हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि कराची सूबे सिंध का सबसे बड़ा शहर है, उसकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो खासी खराब है। और खराब में इसमें सेंस होता है कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो इस टाइम पुलिस बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और जिस केस के हवाले से बात कर रहे हैं, परवीन रहमान कत्ल केस के ऊपर बात हुई ना,
परवीन रहमान कत्ल केस की तहकीकात गुज़िश्ता 5 सालों से चलती हुई आ रही है। आईजी साहब को आए हुए, आईजी साहब पहले एडिशनल आईजी कराची के ओहदे पर रहे हैं, उसके बाद अब आईजी सिंध बने, तो तकरीबन 3-4 साल इनको भी हो चुके हैं आए हुए, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट जूं का तू खड़ा हुआ है। आपको अगर आपको कुछ बोल रहा है तो आपको इंसल्ट फील हो रही है, तो आईजी साहब थोड़ा सा आप अपनी कारकर्दगी भी देखिए कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लिए क्या किया आपने। आज तक कोई ऐसा केस आपने एग्जाम्पल बनाया, आपने इतने बड़े बड़े दावे किए कि हम जो पुराने क्रिमिनल्स होंगे, स्ट्रीट क्रिमिनल्स होंगे, उनके पैरों में चिप लगाएंगे, उनके जिस्म में चिप लगाएंगे, जो दोबारा अगर कोई कार्रवाई करता तो हमको उनको पकड़ेंगे। लेकिन वही सब कुछ हो रहा है कि जिसको दिल चाहता उठा लेते हैं, पुराने रिकॉर्ड का मुलजिम है, स्ट्रीट क्राइम कोई और करके गया, वो पता चला कि भाई सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान कहीं भी पहुंच गया, और आपने इलाके के जो बदनाम शहरी है उसको उठाया, दोबारा बंद करके अपना खाता पूरा कर दिया, फिर वो बाद में छूट के बाहर आ जाता है। तो यही कुछ ऐसा लग रहा है कि परवीन रहमान कत्ल केस में भी हुआ। अच्छा सर, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जो बात की ना, इन्वेस्टिगेशन का मामला एक दफा सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, जब कराची बदमनी केस जब चल रहा था, उसमें इंकशाफ हुआ कि जी एक आईओ को पता उस वक्त कितना, वो लफ्जों में, सादा लफ्जों में कह दें, कितना पैसा मिलता है केस का, बजट का जी 1600 रुपए ना करें। मतलब उस वक्त तो जो चीफ साहब थे वो खुद परेशान हो गए कि यार, मतलब जितने केस हो। अच्छा, उसमें भी होता यूं है कि आईजी साहब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो तमाम अखराजात खर्चे अपने खुद ही बर्दाश्त करना पड़ता है, उसके बाद वो एक एप्लीकेशन देता है। मैं आपको यार थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो खर्चे वो इन्वेस्टिगेशन अफसर खुद बर्दाश्त नहीं करता है, वो खर्चा भी आपको और मैंने बर्दाश्त करना होता है ऑफिशियली। मैं तो क्योंकि सिस्टम को थोड़ा सा समझता हूँ, पुलिस के सिस्टम को। और आपने तो बात की 1600 रुपए केस के ऊपर, ऐसा ही एक डिपार्टमेंट है सीटीडी, इंतहाई हाई प्रोफाइल केसेस वो डील करता है। वहां के जूते तक सरकार देती है, वर्दी तक सरकार देती है, उनके खाने के पैसे तक सरकार देती है, मेडिकल देती है, मतलब इतना अलाउंसेस, इतनी चीजें हैं कि आप परेशान हो जाए। लेकिन मजे की बात है, वो सिर्फ कागजों में देती है। अच्छा, खाता उन्होंने फिर हमसे ही पूरा करना होता है। सही से अभी सीटीडी हो गई, एसआईओ हो गई, एवीसीसी हो गई, सब क्या हो गया, सारे अपने अपने सिस्टम खुद चला रहे हैं। सफेद आती है एक तरह से, अगर बिल्कुल ऐसा ही है। खजाने के सुबह खजाने पर बोझ है। बस आईजी साहब को बेइज्जती फील करने से ज्यादा उस बेइज्जती के खत्म करने के लिए काम करना चाहिए ना, कि मेरी बेइज्जती क्यों हो रही है, मेरी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सही नहीं है, मेरे आईओ, मेरे जो सुपरविजन ऑफिसर है, वो परवीन रहमान कत्ल केस के असल मुल्जिमान को नहीं पकड़ सके। वो अगर वो पकड़ भी लिए गए तो उनको प्रोसिक्यूशन के जरिए बंद नहीं करा सके। मतलब असल गलतियां तो यहाँ पर है ना। बिल्कुल। आज तो लेकिन एक दिलचस्प वाकया हमने, बल्कि केस ये भी देखा आज 90 के जो, हाँ, एक और वो केस भी तो हुआ आज, उसमें क्या पेशरफ्त है? उसमें 2 दरख्वास्तें थी हुकूमत सिंध की तरफ से और एक रेंजर्स की जानिब से, कि जी जितने हाई प्रोफाइल मुल्जिमान पकड़े गए थे, एक तो दरख्वास्त उनकी बरियत के खिलाफ थी, चूंकि गैर कानूनी असला, धमाका खेज मवाद रखने से उनको एटीसी से बरियत हो चुकी है। नहीं, हाँ, उनको ट्रायल कोर्ट से एक तो सजाए 10 साल से 8 साल की सजाएं हुई है, और एक केस में ये लोग बरी हो चुके हैं। ठीक है, तो उस बरियत को भी इन्होंने, वो जो बरी हुए वो किस केस में हुआ है? वो भी असले का केस था। अच्छा, जी हाँ, जो 90 से निकला था। 90 से निकला था। ठीक है। और धमाका खेज मवाद रखने का केस भी लगता है। इस तरह के इन तमाम तकरीबन 14 मुल्जिमान थे, इन सब के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमा। उसमें कोई सरकर्दा मुल्जिमान उबैद केटू, नादिर शाह और फरहान शब्बीर भी थे, फैसल मोटा वगैरह, ये लोग सारे थे। 14 मुल्जिमान थे। तो इनमें दोनों दरख्वास्तें तो अदालत ने आज मुस्तरद यूं की कि अदालत के सामने कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सके। यानी कि अगर आप मुकदमात, अगर आप सजाएं बढ़वाना चाह रहे हैं तो ठोस शवाहिद तो आप ले आए। गिरफ्तारी के वक्त आप मीडिया ऐप क्रिएट होता है कि जी हाई प्रोफाइल हमने मुल्जिमान पकड़े हैं, इन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर रखी है, इनके खिलाफ पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन अदालतों में वो इल्जामात कभी साबित होता ही नहीं है। ऐसा ही है। यही वजह है कि मुल्जिमान बासानी या तो बरी हो जाते हैं, या फिर अगर ट्रायल कोर्टों से अगर उन्हें सजाएं होती भी हैं, फिर हाई कोर्ट में वो सजाएं उड़ जाती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें जो मैंने थोड़ी सी चीज समझी है, जल्दी और बहुत ज्यादा बदनाम करने के चक्कर में आप गलत काम कर जाते हैं, बहुत गलत काम कर जाते हैं। 90 असला केस के हवाले से कुछ, क्योंकि उस टाइम मैं रिपोर्टिंग में था, मैं चीजें कर रहा था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्टिंग में ही हूँ। तो जब वो असला निकला तो मैं तो शल्ट रह गया था
कि 120 गज के मकान के 10 बाय 10 के टैंक के अंदर से एंटी एयरक्राफ्ट गनें निकल गई। इतनी गनें निकल गई कि अगर 400 गज के प्लॉट के ऊपर उसको लगाया जाए, अच्छी तरह मुझे याद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एसएसपी सेंट्रल का ऑफिस था, मुश्ताक मेहर साहब एडिशनल आईजी कराची थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ऑफिस जो एसएसपी ऑफिस है उसके बाहर लॉन बना हुआ है, उस लॉन में वो असला लगाया गया था। और आप यकीन करें वो लॉन इतना बड़ा है कि कम से कम 600 गज का वो लॉन है, उस पूरे पे वो असला लगा हुआ था। और मैं और सारे सहाफी इस बात पे परेशान थे कि 120 गज के एक टैंक से जो निकला हुआ इतना असला कहां से पहुंच गया। अच्छा, फिर मजे की बात, वो असला जहां से निकल रहा है वो घर बंद है, वो घर बंद है। और मजे की बात ये है उसके ऊपर एक लगा हुआ है आम का दरख्त। मैं क्योंकि उस टाइम था, रिपोर्टिंग के लिए गया था, तो जब आप कहीं किसी जगह से इतनी बड़ी मिकदार में असला निकालेंगे तो उस जगह पर ऐसा फील होगा कि जहां पर बहुत ज्यादा चहलकदमी हुई है, काम हुआ है। बिल्कुल, यकीन करें आम के पत्ते तक वहां पड़े हुए थे, धूल मट्टी अड़ी पड़ी थी। 120 गज के मकान का जो उसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, हम उसको बोलेंगे ना जिसमें उतरते हैं, पानी निकालते हैं, डालते हैं, हॉल हॉल कुछ भी कहते हैं उसको, सिर्फ उसके इर्द गिर्द एक एक फीट पर जो है वो पैरों के निशान थे बस। क्योंकि मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन कर गया, पूरा वही मट्टी अड़ी पड़ी, पत्ते अड़े पड़े, मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल प्लान चीजें करके और ये कर दिया गया। आईजी जो एडिशनल आईजी कराची थे वो खुद उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके मुंह में अल्फाज नहीं थे कि इतना मसला हमने निकाल के लिया इसके अंदर से। बहरहाल वो अलग चीजें हैं, वो उस वक्त कुछ और चल रहा था, वो चीजें कहीं और जाती थी। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि असल मुल्जिमान ना पकड़ने की वजह से, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना होने की वजह से मुल्जिमान को फायदा पहुंचता है। और एविडेंस भी नहीं होते, गवाह भी नहीं होते इनके पास तो, और दावे बड़े बड़े, मतलब कई कुछ क्राइम सीन से भी अगर आप एविडेंस कलेक्ट करते भी हैं तो वो कोर्टों में आप पेश क्यों नहीं करते, या फिर वाकई में वो सही है? अदालतें आपकी कार्रवाइयों से मतलब बिल्कुल नाकिस इस्तगासा की वजह से मुल्जिमान को इनका फायदा पहुंचता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मतलब इस तो एक तो हमारे पास ऐसा कोई कानून है नहीं ना, आप किसी को गिरफ्तार करके उसके तो कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं, बिल्कुल ऐसे किरदार खुशी करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बाद में जी वो बेगुनाह करार दिया अब बताया ना कौन सा मीडिया उनकी खबरें चलाएगा, क्या चलाएगा। हाँ, अब बात ये है कि उन 8-10 सालों में, 4 सालों में परवीन रहमान के कातिल जो भी होंगे, लेकिन जो लोग बरी हुए हैं 5 साल तक ये भी जेल में रहे ना, मतलब अब उसके 5 साल का ज़ाला कौन करेगा? 5 साल का ज़ाला उसकी फैमिली ने जो अजियतें बर्दाश्त की उसका ज़ाला कौन करेगा? उसकी देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 1-2 केसेस में मैंने देखा है कि एक बंदे की टीवी पे खबर चल गई, पुलिस ने गिरफ्तार किया, खबर चला दी लोगों ने, उसकी बेटी का रिश्ता टूट गया कि आपका बाप तो कातिल है। मतलब ये बहुत छोटी बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये उस फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल एक कयामत समझने एक कयामत आ जाती है घर के ऊपर। तो इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए आईजी साहब को भी और दीगर मुताल्लिका इदारों को। बहरहाल आज की गुफ्तगू का इख्तिताम हम यही करते हैं और आइंदा आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।